हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंप्लीट रिवीजन। इस छोटी सी वीडियो में बच्चों हम सारे चैप्टर को कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस परपेंडिकुलरली। जब किसी सरफेस से जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होता है परपेंडिकुलरली, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, और इसे डॉट खोल देंगे तो क्या आ जाएगा? बी ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। याद रखना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों वो होती है वेबर। आपको ये याद रखना। उसके बाद जब एरिया को हम ट्रीट करेंगे एज अ वेक्टर, तो एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर एरिया इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जब एंगल 90 होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0। सेकेंड केस देखिए, अगर एरिया इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया था, मैग्नेटिक फील्ड भी अगर सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। cos 0 1, और cos की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होती है? 1। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या याद रखना है? ये एक कॉइल है, ये इसका प्लेन दे रखा डॉटेड लाइन से, और ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो एंगल 30 दे रखा है, ये 30 डिग्री प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। तो जो हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे बी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री आपको नहीं लेना है, क्योंकि बी ए कॉस थीटा में जो थीटा होता है वो किसके बीच का एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो आप गौर से देखिए, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 30 है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना होगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 60। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी ए कॉस 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो फ्लक्स हो जाएगा बी ए बाई 2। तो याद रखना है, बी ए कॉस थीटा में जो थीटा वो किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन ऑफ कॉइल से एंगल अगर थीटा दे रखा होगा, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। याद रखना। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा चैप्टर 6 में यही से क्वेश्चन बनेंगे। ये फैराडे का जो सेकंड लॉ इसी से बनेगा। देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ कॉइल एंड ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस इन दैट कॉइल। जब भी किसी कॉइल में से, ये एक कॉइल है बच्चों, इस कॉइल में से जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिस तरह से भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में से क्या होने लगे? चेंज होने लगे, यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि फ्लक्स चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और जब किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जब भी किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा, उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। और दूसरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस ईएमएफ के, यानी जितना जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये डी फाई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। डी फाई बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहे तो मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये माइनस साइन किसको बता रहा है? लेंज लॉ को। जो हमारा अगला टॉपिक होगा लेंज लॉ, उसमें समझेंगे। यहाँ पे माइनस साइन लेंज लॉ को इंडिकेट कर रहा है। और सिर्फ जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम मोड लगा देंगे ई पे, और यहाँ पे माइनस हटा देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या आ जाएगा? डी फाई बाई डी टी आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है? पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़िए। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। लेंज लॉ ये कहता है कि जब किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा।
तो वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा वो कि चेंजिंग फ्लक्स का क्या करेगा, वो कॉइल अपोज करेगा। यानी उस कॉइल में से अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो कॉइल उसे घटाना चाहेगा, और उस कॉइल में से फ्लक्स अगर कम हो रहा होगा तो कॉइल अपने अंदर करंट इस तरह से लाएगा कि फ्लक्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इसको, इस लेंज लॉ को समझने के लिए हमने 6 अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों, ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ और वो इंक्रीज हो रहा है, तो हमें बताना है इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में थंब को ले जाना है और पाम जो होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो थंब इधर है तो पाम अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं बच्चों किससे, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्रॉस वाला, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में इंक्रीज हो रहा है, तो कॉइल क्या चाहेगा कि जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाए। तो कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ देगा। तो इस कॉइल को अपना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ देने के लिए इसमें करंट जो लाना पड़ेगा उसे एंटी क्लॉकवाइज लाना पड़ेगा, सो दैट अब कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे एक और वायर है और इसका करंट डिक्रीज हो रहा है और आपको बताना है इस कॉइल में करंट का क्या डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम इस वायर की वजह से क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। थंब को ले जाते हैं करंट की तरफ, पाम किधर आ गया, ऊपर। तो इस वायर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से दिखाते हैं। ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड वो डिक्रीज हो रहा है, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो कॉइल क्या चाहेगा, उसे बढ़ाना। तो बढ़ाया कैसे जाएगा, तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर ही देगा। जब दो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तभी तो इंक्रीज होगा। फिर से समझते हैं, डॉट मैग्नेटिक फील्ड यानी ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कॉइल चाहेगा उसे इंक्रीज करना, तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर ही देगा। तो उसके लिए भी इसे करंट क्या लाना पड़ेगा, इस कॉइल को अपने अंदर एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये करंट इस तरफ है, बट इस केस में करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था। अगेन डॉट मैग्नेटिक फील्ड, बट इस बार ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यानी ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो कॉइल का क्या चाहेगा, उसे घटाना। तो कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर देगा, बोर्ड के अंदर। तो उसके लिए उसे करंट को लाना पड़ेगा अपने अंदर क्लॉकवाइज, सो दैट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड किधर चला जाए, बोर्ड के अंदर चला जाए। यही लेंज लॉ है। और अगर इसमें अगर क्लॉकवाइज आया है करंट, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट का डायरेक्शन आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए बच्चों, लेंज लॉ को और अच्छे से समझने के लिए 2-4 और एग्जांपल ले लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे आपके पास। ये एक आपको कॉइल दे रखा होगा और यहाँ पे प्लेट होगा ए और बी, और आपसे पूछेगा ए और बी की पोलैरिटी क्या होगी। तो आपको याद रखना है, जब नॉर्थ पोल इसकी तरफ जाएगा, नॉर्थ पोल जब कॉइल की तरफ जाएगा तो इधर भी नॉर्थ पोल ही आ जाएगा। आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अपोज इस तरह से होगा, नॉर्थ है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, नॉर्थ। और नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज करंट, यानी इस कॉइल में करंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब करंट होगा तो ये हायर पोटेंशियल होगा और ये वाला क्या होगा, लोअर, क्योंकि करंट किधर से निकलता है, हायर टू लोअर। तो ए की पोलैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव और बी की हो जाएगी नेगेटिव। आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से याद रखना। उसी तरह से आप देखिए, जब ये नॉर्थ दूर जाएगा तो जब नॉर्थ पास में आएगा तो नॉर्थ, साउथ पास में आएगा तो साउथ, नॉर्थ अगर दूर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा साउथ। और साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज जब करंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये वाला लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, यानी बी का पोलैरिटी पॉजिटिव और ए का पोलैरिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब हम देखेंगे किस तरफ से, इस तरफ, बेंड सी फ्रॉम द साइड ऑफ मैग्नेट। उसी तरह से दो कॉइल है पी और क्यू और हम बीच में खड़े हुए हैं और ये मैग्नेट है जो इस तरफ भाग रहा है। तो देखो इस तरफ भाग रहा है, इसके केस में नॉर्थ यहाँ भाग रहा है तो इस फेस पे क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। साउथ का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज करंट। और यहाँ पे साउथ जा रहा है, साउथ जाएगा तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। तो यानी दोनों कॉइल में करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। कब, जब आप मैग्नेट की तरफ से देखो, व्हेन सी फ्रॉम द साइड ऑफ मैग्नेट, यानी आप बीच में से देखोगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज दिखेगा और इस वाले कॉइल में भी करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज ही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक वायर ऐसे
बेंड करके रखा हुआ था। ये एक वायर था, मेटालिक वायर था, ये बेंड करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही हम इसे ओपन कर देंगे, ओपन करके पूरा सर्कुलर बना देंगे, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो ये जो क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। और क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो हम जानते हैं फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, जब किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज, उसमें करंट इंड्यूस होगा। अब करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जब आपने इस कॉइल को ओपन किया, जब आपने इस कॉइल को ओपन किया तो क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड पहले कम था, अब क्या हो गया? ज्यादा। यानी क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? इंक्रीज। क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया, यानी अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया। तो कॉइल क्या चाहेगा? उसे डिक्रीज करना, तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ देगा। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ देने के लिए इस कॉइल में करंट को कैसा रखना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? जब कोई कंडक्टर जिसका लेंथ L है वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड B में v वेलोसिटी से मूव करे और उस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कटिंग हो, तो उसके एंड पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। यानी ईएमएफ इंड्यूस एट द एंड ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जब उस मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कटिंग हो, और उसका रिजल्ट होता है मोशनल ईएमएफ का BLV। B है मैग्नेटिक फील्ड, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर और V है उस कंडक्टर की वेलोसिटी। और अगर करंट निकालने को बोले तो रेजिस्टेंस से बस ईएमएफ को क्या कर देना? डिवाइड। तो करंट क्या आ जाएगा? BLV बाई रेजिस्टेंस। तो अगर आपसे ये पूछे उस कंडक्टर पे फोर्स कितना लगेगा, तो हम जानते हैं चैप्टर 4 में हमने पढ़ा हुआ कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर फोर्स लगता है बिल, BIL। तो आप गौर से देखिए, यहाँ फोर्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा? B की जगह B रहेगा और I की जगह ये लिखा जाएगा, तो BA² और L यहाँ पे एक और है तो LA² V/R, ये फोर्स आ जाएगा। और उसी तरह बोले इसमें पावर कितना होगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू में वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा BA² L² वेलोसिटी का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हेल्प से हम क्या करते हैं? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जिसमें थंब क्या बताता है? मोशन ऑफ कंडक्टर, फोर फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर बताता है इंड्यूस करंट। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये वायर PQ था और इधर राइट तरफ भाग रहा था, तो आपको ये बताना है इसमें करंट का डायरेक्शन P से Q होगा या Q से P होगा। उसके लिए आपको राइट हैंड निकालना होगा। राइट हैंड के फोर फिंगर को नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे चला जाएगा और थंब इधर हो जाएगा राइट की तरफ, क्योंकि मोशन राइट साइड में है। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो सेंट्रल फिंगर बताएगा, जो कि Q to P है। तो फिर से ध्यान देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर फिंगर अंदर, मोशन राइट की तरफ है तो थंब राइट की तरफ, तो सेंट्रल फिंगर कहाँ गया? ऊपर की तरफ, यानी कि Q से P। तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? Q to P हो जाएगा। तो इसमें करंट का डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों Q to P। किसके हेल्प से? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हेल्प से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कभी कभी आपको फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ और ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने को बोलेगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया सिंपल सा, एक कॉइल है और वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो पहले उसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ऐसे सपोज कर लिया कि 2 सेकेंड तक उसका फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और फिर वो अंदर जब चला गया मैग्नेटिक फ्लक्स में तो 2 सेकेंड तक उसका फ्लक्स कांस्टेंट रहा, और फिर जब वो से निकला तो फ्लक्स 2 सेकेंड तक घटता रहा। यानी कि मैंने सपोज कर लिया 0 से 2 में फ्लक्स इंक्रीज हुआ, 2 से 4 सेकेंड में फ्लक्स कांस्टेंट रहा और 4 से 6 सेकेंड के बीच में फ्लक्स घट गया। तो इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों, 0 से 2 में फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज हो गया। और 2 से 4 में फ्लक्स कांस्टेंट तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और फिर 4 से 6 में फ्लक्स घट रहा है तो ये बन जाएगा। इस केस में फ्लक्स क्या हो गया? इंक्रीज। यहाँ फ्लक्स क्या रहा? कांस्टेंट। और यहाँ क्या रहा? फ्लक्स डिक्रीज।
अब हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब आप गौर से देखिए, और यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आएगा। मोशनल ईएमएफ कितना है, बी एल वी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो 0 से 2 में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीज़ इंक्रीज हो रहा है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ माइनस, तो ईएमएफ जो आएगा फर्स्ट केस में वो आएगा नेगेटिव। तो 0 से 2 में जो ईएमएफ आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा, लेकिन कैसी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो 0 से 2 सेकेंड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो माइनस का होगा, कितना, माइनस बी एल वी, और ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बी एल वी तीनों क्या है, कांस्टेंट। फिर 2 से 4 सेकेंड में क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईएमएफ होगा 0। और उसके बाद फिर फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव और पहले भी माइनस लगा हुआ है, तो इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। होगा कितना, अगेन कितना, बी एल वी, लेकिन इस बार क्या होगा, प्लस का बी एल वी। तो यहाँ पे आएगा बी एल वी प्लस का। तो ऐसे ग्राफ भी आपको ड्रॉ करने को बोले जा सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल ईएमएफ। जब कोई रॉड जिसका लेंथ क्या हो बच्चों, एल, और वो बी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या हो, कटिंग हो। जैसे एक रॉड है और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा था, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, कटिंग। तो इसके एंड पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उसका रिजल्ट आपको याद रखना है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है इसमें हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। याद रखिए, जब एंगुलर वेलोसिटी आपको आरपीएम में दे रखा हो तो उसे आपको रेडियन पर सेकेंड में करना होगा, जिसके लिए आपको 2π/60 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको 2π/60 का मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सेल्फ इंडक्शन, या फिर नेक्स्ट है उसी के बाद सेल्फ इंडक्शन के बाद सेल्फ इंडक्टेंस एल। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जब किसी कॉइल में सोर्स करंट, जो बाहर से करंट जा रहा है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो उसका अपोज करने के लिए कॉइल अपने अंदर खुद एक करंट बना लेता। उस फेनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वो से डिफाइन करूँ। जैसे ये सोर्स करंट है, बाहर से कोई करंट जा रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो कॉइल के अंदर एक इंड्यूस करंट हो जाएगा उल्टे डायरेक्शन में, जो इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करेगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इसके उल्टे होगा डायरेक्शन में, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है। और ये करंट अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इसी तरफ होता है। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है कॉइल के अंदर एक करंट खुद इंड्यूस हो जाना, जब उसके अंदर कोई बाहर से करंट क्या हो, चेंज हो या फ्लक्स चेंज हो। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या, इसे डिफाइन कीजिए। इसका जो फ्लक्स होगा ये करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा एल। इसी एल को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए दो तरह से। व्हेन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, जब करंट 1 एम्पियर हो जाएगा तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल होगा। तो अब आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल व्हेन करंट इन कॉइल इज 1 एम्पियर। जब किसी कॉइल में से 1 एम्पियर करंट पास होगा तो उसकी वजह से जितना फ्लक्स पास होगा उस कॉइल से, उसी को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल। इसको डिफाइन कर दिया गया। अब इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। अब एकदम ध्यान से देखिए, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई को लिख देंगे एल आई, एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी आई बाई डी टी आ जाएगा। जब इसे हम रख देंगे 1 एम्पियर पर मीटर, 1 एम्पियर पर सेकेंड, जब इसे रख देंगे 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये जो एल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ के। तो आप एल को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जब किसी कॉइल में से करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड चेंज हो तो उसकी वजह से जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और एल की जो यूनिट होती
होती है वो हेनरी होती है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आपको याद रखना होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। आप इसको ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, म्यू नॉट एन इंटू एन ए बाई एल, यानी मुन्ना बाई एल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है, मुन्ना बाई एल। यहाँ पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल यानी इंडक्टर, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे इंडक्टर है तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया एन, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए, और एल क्या होगा, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड या लेंथ ऑफ इंडक्टर। ये याद रखना होगा आपको। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, आई करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यानी स्मॉल एन को आप लिख सकते हैं कैपिटल एन बाई एल। उसके बाद एनर्जी स्टोर इन सोलेनॉइड क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एल इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, आई क्या है सोलेनॉइड के अंदर करंट। उसके बाद हमने इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला देखा डी फाई बाई डी टी, जब फाई क्या होगा एल आई। जब आपको इंडक्टेंस की बात होगी तो आप E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एल यहाँ डालोगे तो एल तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी आई बाई डी टी। तो आप ये फॉर्मूला तब लगाना जब आपको करंट चेंज हो रहा हो, ये वाला तब फॉर्मूला। जब कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, एरिया चेंज हो रहा हो, या फिर एंगल चेंज हो रहा हो, तो आपको यहाँ पे फाई की जगह एन बी ए कॉस थीटा लिखना है। जैसे मान लो कभी बी चेंज हो रहा है, ये एंगल 0 दे रखा होगा, थीटा आपको मान लो 0 दे रखा होगा, तो इस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, डी अपॉन डी टी, और इस केस में हम फाई को एल आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन बी ए, और एन और ए कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर दीजिए, एन और ए, तो अंदर बचेगा डी बी बाई डी टी। फिर आपको दे रखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, तो आपको देख लेना कौन चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाई की वैल्यू डालनी है। अगर करंट चेंज हो रहा होगा तो एल आई लिखना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था एन बी ए कॉस थीटा लिखना, एरिया चेंज हो रहा तब भी एन बी ए कॉस थीटा लिखना, एंगल चेंज हो रहा तब भी आपको एन बी ए कॉस थीटा लिखना फ्लक्स की जगह पे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बच्चों, जब प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, इस फेनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस थ्रू प्राइमरी कॉइल एंड ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस एम क्या होता है, या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये जो फ्लक्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगेन करंट के, यानी फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों m, यही m कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो m किसके इक्वल हो गया, फाई अपॉन आई के। तो आप इसको दो तरीके से m को डिफाइन कर सकते हो। व्हेन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल हो गया, फाई। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल। अब m को कैसे डिफाइन कर सकते हो, M is defined as flux passing through secondary coil when current in primary coil is 1 ampere। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसी चीज़ को म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो। हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी के इक्वल, फाई को हम लिख देंगे एम आई, एम बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा डी आई बाई डी टी। अगेन हम डी आई बाई डी टी को क्या ले लेंगे, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ऐसे केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M है ये इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम फिर से म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। यही बात यहाँ पे बच्चों लिखी हुई है। और यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, हेनरी। अब देखिए बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल। टू कोएक्सियल कॉइल यानी एक कॉइल के अंदर दूसरा कॉइल, जैसे एक ब्लैक कलर का कॉइल है एक रेड कलर का, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का सेम होता है M12 या M21। फर्स्ट का सेकेंड के रिस्पेक्ट में या सेकेंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट
N1 N2 A2 बाई L। याद रखना N1 N2 तो दोनों कॉइल का टर्न्स है, टोटल टर्न्स। A2 जो आपको हमेशा लेना है एरिया, यहाँ पे छोटे वाले स्मॉल वाले कॉइल का एरिया लेना, यानी इनर कॉइल का ही एरिया लेना, याद रखना। L क्या होगा? लेंथ, टोटल लेंथ। ये A2 क्या है? एरिया ऑफ ए स्मॉल कॉइल। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। तो इसमें आपको दो सर्कल दे रखा होगा, इनर वाले का रेडियस स्मॉल आर, आउटर वाले का रेडियस कैपिटल आर, और आउटर में करंट दे रखा होगा आई, और आपसे पूछा जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर कॉइल। करंट पास हो रहा है आउटर में और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछेगा इनर में। तो आप इसका फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर। देखो इनर में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो ऊपर आएगा इनर वाले का एरिया म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 कैपिटल आर आउटर वाले का रेडियस। ये रिजल्ट आपको याद रखना है।